हेलो साथियों, मेरा नाम अश्विनी कुमार और आज जो मैं जिस विषय के ऊपर आप लोगों से डिस्कस करूंगा, विचार विमर्श आप लोगों के साथ करूंगा, वो है आज़ादी के बाद के 50 वर्ष, स्वतंत्रता के बाद के 50 वर्ष। जैसे कि आप अच्छे से अपने इन्वायरमेंट, अपने आस पड़ोस की नेबरिंग व्यवस्था को देखते हो कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हमारे देश में किस हद तक बदलाव आया है। आज़ादी तो हमें मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को। पहले तो मैं ये बता दूं आप लोगों को, ये जो आज़ादी हमें मिली थी, ये हमें मिली थी अंग्रेजों से। दोस्तों 1954 में हमें हमारे इलाके में से हमने फ्रांसीसियों को निकाला, यानी कि खुद वो छोड़कर चले गए। 1961 में हमने गोवा आज़ाद कराया पुर्तगालियों से, जो कि यहां से निकलने का नाम भी नहीं ले रहे थे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि गोवा पुर्तगालियों से हमने कब रिलीज करवाया और फ्रांसीसी हमारे देश से कब निकल गए। तो ये अंग्रेज, दोस्तों आप लोगों को पता है, इससे पहले संविधान सभा का निर्माण हुआ। आज़ादी से मिलने से पहले हमें संविधान सभा बनानी थी। कैबिनेट मिशन के सदस्य पे संविधान सभा बनानी थी। इसमें 389 ही सदस्य हो सकते थे, ये तय था। 1935 का भारत शासन अधिनियम जो भारत के आज़ादी के बाद लागू किए गए संविधान पर बहुत प्रभाव डालता है। तो संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर सिचुएशन को आगे लेकर चलेंगे कि आगे ऐसी ऐसी हमारे सामने, हमारे देश के सामने क्या क्या कठिनाई हुई। 14 अगस्त को एक नया राष्ट्र बना, पाकिस्तान। यहाँ के मुस्लिम्स कम्युनिटीज को पाकिस्तान में जाना था और पाकिस्तान के साथ साथ उनके लिए एक ऑप्शन था, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि बंगाल के 2 हिस्से हो गए थे दोस्तों, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। इसके जो 2 हिस्से हुए थे, जब आज़ादी हुई तो इस पूर्वी बंगाल था, इसका नाम दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, जो आपके जम्मू कश्मीर की तरफ स्थित है, वो आपका हुआ पश्चिमी पाकिस्तान। और ये पूर्वी बंगाल को, बंगाल से इसका नाम हुआ पूर्वी पाकिस्तान। ध्यान रहे दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप सुनिएगा, आपको इतिहास की बहुत सटीक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। भारत शासन अधिनियम से जो हमारा संविधान है वो काफी मिलता जुलता है। संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं, इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। अस्थायी अध्यक्ष इसके चुने जाते हैं। 11 को मीटिंग होती है और इसके 27 सदस्य चुने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोस्तों यह जानकारी
मैं कोई लोकल बुक से पढ़ के आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। जिस बुक से यूपीएससी की तैयारी करते हैं बच्चे, लक्ष्मीकांत की जो बुक्स है जिसमें बहुत अच्छा मैटर होता है, मैं उस बुक से जो स्टिक जो आंकड़े हैं, जो बड़े बड़े यूपीएससी में आईएएस के रैंक तक पहुंच गए लोग, उनके द्वारा पढ़ी गई बुक से मैं आपको ये सोर्स कराता हूँ। स्टूडेंट, 13 दिसंबर को संविधान सभा ने काम करना शुरू किया। ये आपको कहीं जानकारी नहीं मिलने वाली, किसी एनसीईआरटी की बुक में ये जानकारी नहीं मिलेगी। तो 9, 11 और 13 ये तिथि आप याद रखेंगे। 9 तारीख को हुआ था चुनाव और इस संविधान सभा के लोगों ने अस्थायी सदस्य के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना और उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुना और 13 दिसंबर को संविधान सभा ने अपना काम करना शुरू किया। इसके आगे की घटनाएं क्या क्या होती है? कुल मिलाकर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो था बनकर तैयार हो चुका था, इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, अगर घंटे बताऊं तो दोस्तों 4 घंटे का भी समय लगा था। नहीं मिलती है जानकारी हमें। इसके बाद आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान अपनाया गया। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के सामने रखना होगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इसी अंतिम बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। आपका जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, वो भी इसी बैठक में पास किए जाते हैं। हालांकि आपका जो नेशनल फ्लैग है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, वो 22 जुलाई 1947 को ही अंगीकृत यानी कि हमने अपना लिया था। संविधान सभा के सदस्यों को संविधान बनाने में लगभग 60 से 62 लाख रुपए खर्चा आया था। संविधान सभा की ओरिजिनल कॉपी ग्वालियर में रखी गई है, मध्य प्रदेश में। तो वहां का सेंट्रल हॉल है, वहां पर इसको रखा गया। ये जानकारी आपको बहुत सारे टीचर चिल्लाने वाले होंगे, वहां से नहीं मिलने वाली, और मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन आप स्कूली लेवल पर अगर आप मुझे जान रहे हो, सुन रहे हो, तो मैं आप लोगों को फ्यूचर के बारे में आपको प्रिपेयर कर रहा हूं कि आपको कैसे क्वेश्चनों का सामना करना पड़ेगा इन बुक से अलग हटके। दोस्तों, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें 3 सदस्य ऐसे होते हैं जो कांग्रेसी होते हैं, 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो बिना चुने इसमें आते हैं, और 2 सदस्यों की दोस्तों 6-7 सदस्यों की जो समिति होती है, इसमें 2 सदस्यों की मृत्यु हो जाती है। डीपी खेतान की जगह माधवराम आ जाते हैं, और एक और व्यक्ति है जिनके जाने के बाद दूसरा व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करता है। शायद के एम मुंशी की जगह
या टी कृष्णचारी की जगह के एम मुंशी वहां पर आता है। ध्यान रहे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात है कि अध्यक्ष की। अब यहाँ पर प्रारूप तैयार हुआ और प्रारूप को सौंपने का काम हुआ। इसमें काफी संशोधन हुए दोस्तों। ये संशोधन की प्रक्रिया हमें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं हम। जब संविधान लागू हुआ उससे पहले हमने प्रधानमंत्री का भी चुनाव, संविधान सभा के सदस्यों ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और रेल मंत्री, वित्त मंत्री, कानून मंत्री, संविधान सभा के सदस्यों ने इनका चुनाव कर लिया था। और जब ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाया तो उसने एक वाक्य कहा था दोस्तों, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे इतने जिम्मेवारी और इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना गया। और इसके साथ साथ मुझे प्रारूप समिति के सदस्यों ने मिलकर मुझे जो इसका अध्यक्ष बनाया है वो काफी मेरे लिए सोचनीय विषय था कि मुझे उम्मीद ना होते हुए भी ऐसा काम सौंपा गया जो बहुत जिम्मेवारी का काम था। 395 अनुच्छेद थे दोस्तों। आठ अनुसूचियां थी उस समय। अब बात आती है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये कौन थे सर? प्रधानमंत्री आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे पहले, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम रहे और कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे, रेल मंत्री आपके वित्त मंत्री आपके षणमुख शेट्टी रहे। इस तरीके से कुछ मंत्रियों के आप लोगों को नाम याद होने चाहिए। इनका चुनाव नहीं हुआ था, ये संविधान सभा के सदस्यों ने खुद चुनकर इनको डिसाइड किया था कि भाई ये प्रधानमंत्री होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया जाता है? और राष्ट्रपति। जैसे हम अगस्त में आजाद हुए और अक्टूबर के महीने में प्रवेश करते हैं, तो अक्टूबर के महीने में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर हमारे सबसे ऊपर हमारा ताज जिसको कहते हैं जम्मू कश्मीर, इस पर पाकिस्तानी और कबालियों ने मिलकर जो वहां की जाति थी इस पर आक्रमण कर दिया अक्टूबर के महीने की बात। अब यहां का राजा हुआ करता था हरि सिंह। हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, भारत के प्रधानमंत्री से मदद मांगी और भारतीय सेना वहां पर पहुंच गई। और युद्ध विराम की स्थिति जब हुई, जब यूएनओ में ये मुद्दा गया और जब तक पाकिस्तान हमारे 1/3 कश्मीर पर आ चुका था और वहीं से फिर जब POK आप सुनते हो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो यूएनओ की जो संधि थी हमने थोड़ी सी देरी इसलिए की क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय 565 देशी रियासतें हुआ करती थी। 565 देशी रियासतें हुआ करती थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के गृह मंत्री थे उनके लिए समस्या थी कि इनको भारत को एकीकरण करना है। जैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ, फ्रांस का एकीकरण हुआ, उन देशों का एकीकरण हुआ, तो भारत की भी रियासतों को एक करना था। जैसे तैसे करके इसमें से सारी रियासतों ने भारत में शामिल होना चाहा, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। जूनागढ़, ये गुजरात, हैदराबाद आप अच्छे से जानते होंगे,
और जम्मू कश्मीर। ये भी मुस्लिम आबादी का क्षेत्र था, यहाँ भी एक नवाब का शासन था और यहाँ पर भी एक नवाब का शासन था। यहाँ पर राजा हरि सिंह थे। हरि सिंह ने साफ तौर पर भारत में शामिल होने से मना कर दिया। इन्होंने भी मना किया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई की सूझबूझ से और यहाँ के क्षेत्रों में जनता की राय के आधार पर यह भारत में शामिल कर ली गई कि जनता जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। यहाँ पर थोड़ा आनाकानी थी। यहाँ पर पाकिस्तान ने भी अपनी सेना भेजने के लिए तैयार हो गए थे, और लेकिन इससे पहले जो भारतीय सेना जो थी, क्योंकि रियासतें तो हमारी थी ना, कोई ऐसे, क्योंकि बंटवारा किस आधार पर हुआ था, जो मुस्लिम आबादी वो पाकिस्तान चले जाए या फिर पूर्वी पाकिस्तान चले जाए, पश्चिमी पाकिस्तान चले जाए। तो जो उनके साथ लगते एरिए थे उन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया कि हम दोहरी मानसिकता अपनाएंगे। दोहरी मानसिकता, अगर वहां से सुविधा अच्छी लगी तो वहां चले जाएंगे और वहां से लगी तो अच्छी, अगर दोनों की तरफ से अलग हुआ तो हमारा एक इंडिपेंडेंट क्षेत्र रह जाएगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस चीज को नकार दिया। जम्मू कश्मीर के शासक राजा हरि सिंह को ये बात लेट समझ में आई और बाद में आके उन्होंने भारत के साथ एक संधि की। वो भारत ने उस समय संविधान में उस समय के संविधान में 370 धारा जोड़ दी, जो कि पाकिस्तान से के खिलाफ थी वो, और थी भी क्यों ना हो, क्योंकि उसने हमारे इतने बड़े क्षेत्र पर जो राज करने की उसने कोशिश की थी। तो जम्मू कश्मीर में अस्थायी तौर पर जोड़ी थी दोस्तों। अस्थायी तौर का मतलब कि स्थायी नहीं है, जब भारत चाहेगा इसको हटा देगा। और आप लोगों को पता है कि 2019 में 370 धारा को हटा दिया गया। तो ये भी एकीकरण की बात हुई। दोस्तों, इसके बाद जो संसद जो हमारी है वो ब्रिटिश में, जैसे ब्रिटिश अंग्रेजों के वहां संसद थी, तो संसद का जो एक संसद होनी चाहिए, उसमें सांसद बैठने चाहिए, हमने इंग्लैंड से सीखा। तो संसद, राज्यसभा, लोकसभा, यानी कि जिसको संसद तो दोनों ही, राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है, लेकिन इसका अपना अलग रूप है। मैंने पहले ही बताया था वीडियो में, इसको याद करने का तरीका सरल। 79, 80, 81 में आपकी लोकसभा, इसमें आपकी राज्यसभा और ये संसद। एक संसद होगी आर्टिकल 79 के तहत, राज्यसभा होगी आर्टिकल 80 के तहत, 81 के तहत लोकसभा होगी। पहली राज्यसभा और लोकसभा ये होती है, पहली राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर दूसरे वर्ष 2/3 सदस्य जो होते हैं वो रोटेशन प्रणाली होती है, चले जाते। जैसे हरियाणा से राज्यसभा सांसद 5 है, राज्यसभा सांसद 5 है। अगर बात करें लोकसभा की, तो इसकी भी कार्य प्रणाली 1952 से शुरू होती है। हर 5 वर्ष बाद यहां पर चुनाव होंगे। अब यहां पर जो चुनाव होते हैं, या कांग्रेस को भारी बहुमत मिलता है और कांग्रेस पार्टी यहां पर जीतती है। एक तरीके से आप इसमें कांग्रेस
बीजेपी का जन्म कब हुआ, बीजेपी क्या थी उस समय जब यहाँ पर चुनाव हुए थे, तो उनको कितनी सीटें मिली, जिसके आज बीजेपी के नेता जो लोग हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, उसमें उनकी कितनी सीटें आई, जो अन्य थे उनकी कितनी सीटें आई। ये बात भी आप लोग धीरे धीरे इस वीडियो में जब तक चलते रहेंगे आप क्लियर करते रहोगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री, और जब तक तो आपको पता है कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद की कहानियां हमारे देश में ऐसी, अगर आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे, ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे देश में घटी है। दोस्तों, पहली लोकसभा का चुनाव मई 1952 में हुआ। ये 3 या 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल मान लेते, 4 अप्रैल 1952 को राज्यसभा, 3 अप्रैल को इसके सदस्यों का जो ऐसे रोटेशन जो प्रणाली उसके द्वारा इसका चलन होता है। लोकसभा ये मैंने बताया किस आर्टिकल में लेकिन मेरा इस आगे की वीडियो में पर्पज ये है दोस्तों, यहां मैंने संविधान के बारे में बताया, मैंने उनके मेन पॉइंट लिए, लेकिन उसके बीच की जो जानकारी है मैं आप लोगों को धीरे धीरे इस माध्यम से दूंगा ताकि आप लोगों को याद रहे। तो दोस्तों, 1952, 1957 हर 5 साल बाद क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। 1962 में चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया। दोस्तों, चीन हमारा सबसे अच्छा मित्र हुआ करता था, चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे थे। यूएनओ जिसके 27 सदस्यों की संख्या 5 है, उसमें चीन भी है। चीन के नाम को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इतनी बार यूएनओ में प्रस्ताव रखा कि हमारे एशिया की तरफ से यहाँ जो यूएनओ के 27 सदस्य उसमें चीन होना चाहिए। लेकिन चीन जो है अपनी कैलकुलेशन में, अपनी कूटनीति या अपनी राजनीति में हमसे काफी एडवांस रहा। 1962 में जब चीन हम पर आक्रमण कर देता है और हमारी बुरी तरह से हार होती है चाइना से, 1965 में पाकिस्तान आक्रमण कर देता है, और इसके बाद जो है 1964 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1966 का जन्म साल आता है जिसमें हरियाणा का जन्म हुआ। उस समय पंजाब से भाषाई आधार पर अलग हुआ, और उस समय लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद एक व्यक्ति जो कांग्रेस का वरिष्ठ था, मोरारजी देसाई, उसकी उसकी क्या थी कि सोच ये थी कि भाई मैं वरिष्ठ हूँ और मुझे जो है, उसका मानना यही था कि कि भाई मैं वरिष्ठ हूं तो मुझे क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया जाए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उसको यही लगता था कि उसको बनाया जाएगा। लेकिन आपको पता है, एक कार्यवाहक मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, उसके बाद प्रधानमंत्री बनाए गए लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनके समय ये हमारा जो है ना हिंदुस्तान के लिए बेटा 1960 और 1970 का दशक बहुत खतरनाक रहा। राजनीति ऐसी रही, आया राम गया राम वाली कहानी भी यही जन्म लेगी, जहां बार बार दल बदले जाएंगे। 1970 से लेकर 1980 तक तो आपको ये कहानी बिल्कुल डिटेल में समझनी पड़ेगी। यहां तक इंदिरा गांधी का जिक्र नहीं है। इंदिरा गांधी के पीछे गांधी नाम क्यों जुड़ा, किससे उनकी शादी हुई, कि पंडित नेहरू ने क्या सोचा, किसके साथ क्या बात की। क्योंकि आप लोगों को पता कि फिरोज खान के साथ इंदिरा गांधी की शादी हुई थी। ये फिरोज खान कौन थे, फिरोज खान कौन थे, और
बताया गया इतिहास में सुना है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, गलत है या सही है, कि ये तो तय है कि महात्मा गांधी के 4 बेटे थे और एक दो बेटा था उनका, उनके एक बेटे की तो मौत उनके सामने हो गई थी, एक बेटे ने मुस्लिम धर्म अपनाया था, और फिरोज खान को महात्मा गांधी जी ने गोद लिया था ताकि इसके पीछे सरनेम गांधी लग सके। उसके पीछे की कहानी दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको दूंगा, बहुत बेहतर जानकारी दूंगा। आप लोगों को अगर लगता है कि सही जानकारी दे रहे हैं सर, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।